हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो ज़रूर देखना शुरू से लेकर अंत तक, और जल्दी से जल्दी पेन और कॉपी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आज हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको भी नोट डाउन करते जाना है। और वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखना स्टूडेंट्स कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए गए हैं, तभी आपकी तैयारी बेस्ट समझी जाएगी कि कितनी अच्छी तैयारी चल रही है स्टूडेंट्स, और आपका जो सब्जेक्ट है वो कितना अच्छा प्रिपेयर हो चुका है साइंस सब्जेक्ट। तो वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि सफ़ेद रंग है। तो यहाँ सफ़ेद रंग की विशेषता देखनी हमें कि कौन सी विशेषता उसकी सही है इन चारों ऑप्शन में से। तो ए ऑप्शन बता रहा है हमें कि ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक होता है तथा खराब परावर्तक होता है। बी ऑप्शन, जो सफ़ेद रंग है वो ऊष्मा का एक खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक होता है। सी है कि जो सफ़ेद रंग होता है वो ऊष्मा का ना तो अच्छा अवशोषक होता है और ना ही अच्छा परावर्तक होता है। और डी ऑप्शन है ऊष्मा का संवाहक होता है। तो आप अपना जल्दी से आंसर नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में और देखें कि क्या आंसर आपका सही है या नहीं है। तो हम देखते हैं, इसका आंसर है बी स्टूडेंट्स। जो सफ़ेद रंग होता है वो ऊष्मा का एक कहें तो एक खराब अवशोषक होता है तथा अच्छा परावर्तक होता है, प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। तो स्टूडेंट, जो सफ़ेद रंग होता है ये गर्मी को ज़्यादा अवशोषित नहीं करता है, और इसीलिए देखा जाए तो कि गर्मियों के दिनों में हम सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो इस रंग के जो कपड़े होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें हमें क्या लगती है, कम गर्मी लगती है। इसलिए सफ़ेद रंग का जो कपड़ा होता है वो ऊष्मा का एक खराब अवशोषक होता है और एक अच्छा परावर्तक होता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स जो भी मैंने जानकारी दी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, सही कथन को चुनना है हमें। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, और आंसर को ध्यान से समझें और उसको नोट डाउन करें कि जब मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, सही कथन को चुनें। तो इसमें से कौन सा कथन है जो सही है जब मोम को गर्म किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं ए ऑप्शन दिया गया है, ठोस मोम जो होती है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। बी ऑप्शन है कि जलवाष्प उत्पादित होती है, जो कि भौतिक परिवर्तन है। और सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि भौतिक परिवर्तन है। और डी काजल का निर्माण होता है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। तो आप अपना जल्दी से आंसर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, काजल का निर्माण होता है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है स्टूडेंट्स। तो जब भी स्टूडेंट्स मोम को गर्म किया जाता है तो स्टूडेंट्स उससे क्या बनता है, उससे काजल का निर्माण होता है, और ये काजल का निर्माण होना एक रासायनिक परिवर्तन की ओर संकेत देता है। अब हम परिवर्तन को समझ लेते हैं कि परिवर्तन होता क्या है स्टूडेंट्स। अब एक्चुअली क्या, तो जो वस्तुएं होती हैं या जो पदार्थ होते हैं, कोई भी वस्तु की बात कर लें हम, वस्तुओं या पदार्थों की बात कर लें हम, तो उनके रूप, रंग, आकार, अवस्था में, तापमान में, संरचना में, स्थिति में आदि में होने वाला जो बदलाव होता है, उसी बदलाव को स्टूडेंट्स परिवर्तन कहा जाता है या परिवर्तन कहते हैं हम। और परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है परिवर्तन भौतिक, पहला परिवर्तन होता है भौतिक, और दूसरा होता है रासायनिक। ठीक है, तो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो बारी बारी से हम समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। क्योंकि जो भौतिक परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे क्या होता है, उसकी अवस्था में अंतर आता है, उसकी जो भौतिक अवस्था होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यानी कि जब किसी वस्तु में ऐसा परिवर्तन होता है तो उसकी जो भौतिक अवस्था होती है उसमें अंतर आता है, और उसकी जो आंतरिक संरचना होती है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उनको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे बर्फ़ का जल में बनना, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का जल में परिवर्तित हो जाना, ठीक है ना, ये भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है। सुई का चुंबक बनना,
ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इन परिवर्तन में क्या हो रहा है, वस्तु की जो अवस्था है उस अवस्था में अंतर आता है, उसमें परिवर्तन होता है, ना कि उसकी आंतरिक संरचना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है स्टूडेंट्स। और अब दूसरा अगर हम बात कर लें तो दूसरा परिवर्तन हमने बात की है रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें क्या होता है कि जब ये किसी वस्तु में ऐसा परिवर्तन होता है स्टूडेंट्स, तो उसके गुणों और आंतरिक संरचना में भी बदलाव हो जाता है, उसके गुण भी बदल जाते हैं और उसकी आंतरिक संरचना भी बदल जाती है। इसीलिए इस प्रकार के परिवर्तनों को स्टूडेंट्स रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। और इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे कि दूध का दही में बनना, ये क्या है स्टूडेंट्स, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। और जैसे कागज़ का जलकर राख बनना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे की जो परत होती है, लोहे की जो परत होती है उसका जंग में बदल जाना, ये भी क्या स्टूडेंट्स, रासायनिक परिवर्तन है। तो याद रखना कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है, यानी कि बैड कंडक्टर है, जिसमें से बिजली जो है वो करंट है वो पास नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। हम बैक चलते हैं यहाँ पर, कि जो मॉम है स्टूडेंट्स, जो मॉम की बात की जा रही है, ठीक है, कि जो मोम है, ये मोम का जो जलना है स्टूडेंट्स, वो रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक, ये दोनों प्रकार का परिवर्तन। याद रखें स्टूडेंट्स, जो मोमबत्ती का जो जलना है ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत भी आता है और भौतिक परिवर्तन के भी अंतर्गत आता है, क्योंकि ये दोनों परिवर्तन इसमें पाए जाते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि देखें, अगर हम कि जो मोम होता है, जो मोम जल जाता है, तो वो जले हुए मोम से क्या प्राप्त होता है, किस में चेंज हो जाती है, वो जली हुई मोम ऊष्मा एवं प्रकाश में परिवर्तित हो चुकी होती है, जो मोम जल जाती है, और उसे पुनः प्राप्त हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो परिवर्तन होता है स्टूडेंट्स स्थायी होता है। लेकिन जो मोम नीचे बच जाता है, पिघलने के पश्चात जो मोम नीचे बच जाता है, उसका रासायनिक संगठन मोमबत्ती के समान होता है, ठीक है ना। जो मोम पिघली हुई बच जाती है, रिस रिस कर जो बच जाती है, उसका जो संगठन होता है, रासायनिक संगठन होता है, वो मोमबत्ती के समान होता है। और उसे से हम क्या कर सकते हैं, उससे हम फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं, या उसके द्वारा फिर से मोमबत्ती बनाई जा सकती है। तो ये स्टूडेंट्स भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो याद रखें कि जो मोमबत्ती का जलना है स्टूडेंट्स, वो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है नल का पानी, बी ऑप्शन है आसुत जल, सी ऑप्शन है लवणीय जल, और डी ऑप्शन है एल्कोहल। तो आप अपना आंसर टिक कर लें स्टूडेंट्स, क्या है आपका आंसर, उसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स आसुत जल। जो आसुत जल होता है, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो बिजली का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के जो साल्ट्स कह सकते हैं, किसी प्रकार के जो साल्ट्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं, वो इसमें अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। जबकि जो बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के साल्ट्स या खनिज लवण उपस्थित होते हैं, जो विद्युत धारा का चालन कर देते हैं, जबकि आसुत जल में इनकी अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण से ये विद्युत का चालन नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के कोई आयन उपस्थित नहीं होते हैं। और आयनों की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, ये जो आसुत जल होता है ये विद्युत का चालन नहीं कर पाता है। जबकि जो दूसरे जो उदाहरण है, जैसे नल का पानी, लवणीय जल, एल्कोहल, इनमें क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, आयन उपस्थित होते हैं, और आयन की उपस्थिति के कारण ये विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जो आसुत जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि ड्रम को निर्वात में पीटा गया और हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें और इसका आंसर आप ध्यान से टिक करें, कि ड्रम को निर्वात में पीटा गया है और हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है अब अपश्रव्य ध्वनियाँ उत्पादित होती हैं, बी ध्वनि की कंपन की आवृत्ति निम्न होती है, सी ध्वनि के कंपन का आयाम उच्च होता है, और डी ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर आप टिक कर लें कि क्या आपका सही आंसर है। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स डी, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि जब निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है,
तो स्वाभाविक बात है कि जो ड्रम है उसको अगर निर्वात में पीटा गया है या पीटा जाएगा तो हम उसकी ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि जो ध्वनि होती है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। तो थोड़ा हम चलिए ध्वनि के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि ध्वनि जो है वो स्टूडेंट्स ऊर्जा का एक रूप है, और जिसके कारण क्या होता है, हमारे कानों में सुनने का स्पंदन पैदा होता है। ठीक है। अब ध्वनि का स्टूडेंट संचालन कैसे होता है, संचरण कैसे होता है, ये ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती कैसे, इसको भी हम थोड़ा सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि जब किसी वस्तु से ध्वनि निकलती है स्टूडेंट्स, कोई भी वस्तु है जिससे ध्वनि निकल रही है, ठीक है ना, तो उस वस्तु के आसपास के माध्यम के कणों में कंपन शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो वस्तु होती है, जो इस वस्तु में कंपन होता है या ध्वनि पैदा होती है, उस ध्वनि पैदा होने के कारण जो वस्तु के आसपास जो वायु होती है और वायु में उपस्थित जो कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, ठीक है ना, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनमें क्या होने लगता है, कंपन शुरू हो जाता है। ठीक है, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, नज़दीक वाले कणों में कंपन होता है, जो वस्तु के नज़दीक होते हैं, जो वस्तु के नज़दीक होते हैं कण, तो उनमें सबसे पहले कंपन उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या होता है, आगे के कणों पर बल लगने से उनमें कंपन शुरू हो जाता है। यानी कि जब ये जो कण होते हैं, जब ये दूसरे कण से टकराते हैं, जब ये दूसरे कण से टच होते हैं या टकराते हैं, तो जो कंपन होता है वो दूसरे कणों में चला जाता है। ठीक है ना। इस मतलब ये जो क्या होता है, जो कंपन होता है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार क्या होता है, एक कण से दूसरे कण से होते हुए जो ध्वनि होती है वो आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि ध्वनि का संचरण हमेशा किसी न किसी माध्यम से होकर होता है स्टूडेंट। ध्वनि के संचरण के लिए स्टूडेंट्स किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। और ये ध्वनि जो होती है वो किसी न किसी माध्यम से होकर ही चलती है, चाहे वो माध्यम ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। और ये चीज़ ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि माध्यम में ध्वनि द्वारा जो उत्पन्न विक्षोभ होता है, विक्षोभ गति करता है, डिस्टर्बेंस गति करता है। ध्यान रखें कि माध्यम में जो ध्वनि द्वारा जो उत्पन्न विक्षोभ होता है, जो डिस्टर्बेंस होता है, वो गति करता है, ना कि माध्यम के कण। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि जो ध्वनि होता है उसका संचरण कैसे होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हैं, तथा आर्गन में 18 प्रोटॉन तथा 22 न्यूट्रॉन हैं, उनके बीच में क्या समानता है। तो यहाँ पर हमें समानता देखनी है कि इन दोनों जो एलिमेंट हैं इनमें क्या समानता है। तो ए ऑप्शन है द्रव्यमान क्रमांक में समानता है, क्या उनका परमाणु जो द्रव्यमान क्रमांक है उसमें समानता है। बी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की समानता है। सी परमाणु क्रमांक में समानता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर जरूर टिक कर लें। इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स, तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स द्रव्यमान क्रमांक, इनके द्रव्यमान क्रमांक में समानता है। क्योंकि जो आर्गन होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है स्टूडेंट्स 18। ठीक है। और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 40। और जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 20, और एटॉमिक जो वेट होता है, परमाणु भार होता है 40। तो ये जो दोनों तत्व यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, ये जो दोनों तत्व यहाँ पर दिए गए हैं, इन दोनों तत्वों के परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हैं, परंतु इनके परमाणु द्रव्यमान कैसे समान है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इस प्रकार के एलिमेंट्स को संभारिक कहा जाता है। ठीक है, संभारिक बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा मैं बता देता हूँ कि अलग अलग पदार्थों या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं, ध्यान से सुने कि अलग अलग पदार्थ अलग अलग हैं, यहाँ पर ये आर्गन है, यहाँ पर ये कैल्शियम है, या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं, यहाँ देखिए यहाँ 40 है, यहाँ भी 40 है, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ 20 है परमाणु क्रमांक, यहाँ 18 परमाणु क्रमांक, तो इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऐसे परमाणुओं को स्टूडेंट्स संभारिक कहा जाता है। तो याद रखें कि ये जो आर्गन है और जो कैल्शियम है स्टूडेंट्स, ये कैसे हैं, संभारिक है, ये एक दूसरे के संभारिक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है 6, सुदूर संवेदी रिमोट सेंसिंग का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ हमें देखना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो ए ऑप्शन है टीवी रिमोट का उपयोग करना, क्या इसका अर्थ ये होता है। बी दूर से सूचना एकत्रित करना। सी आसपास से सूचना एकत्रित करना। और डी दूरस्थ स्थानों को जाना।
तो इसका सही अर्थ हमें समझना है और समझने के बाद उसको हमें टिक करना है। तो आप जल्दी से अपना आंसर टिक कर लीजिए, क्योंकि अब हम आंसर देखेंगे। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी, दूर से सूचना एकत्रित करना। तो सुदूर संवेदी जो रिमोट सेंसिंग का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, दूर से सूचना एकत्रित करना। अब रिमोट सेंसिंग के बारे में भी जान लेते हैं स्टूडेंट्स कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। क्योंकि सुदूर संवेदन यानी सुदूर संवेदी या सुदूर संवेदन का जो सामान्य अर्थ होता है वो ये होता है स्टूडेंट्स की वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना, मतलब किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े संग्रह करना, आंकड़ों को एकत्रित करना ही क्या कहलाता है, सुदूर संवेदी या रिमोट सेंसिंग कहलाता है। अब स्टूडेंट जो सुदूर संवेदी उपकरण होते हैं, सुदूर संवेदी उपकरणों द्वारा हम क्या करते हैं कि किसी जो वस्तु होती है, कोई वस्तु होती है या कोई घटना होती है, उसके आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। किनके द्वारा स्टूडेंट? सुदूर संवेदी उपकरण के द्वारा। फिर इन आंकड़ों के आधार पर क्या किया जाता है, उस वस्तु या उस घटना की स्थिति या आदि कई चीज़ों का पता लगाया जाता है। ठीक है, याद रखें। अब जो सुदूर संवेदी होते हैं ये उपग्रह द्वारा किया जाता है। ये सुदूर संवेदी का जो काम किया जाता है ये उपग्रह द्वारा किया जाता है। और ये जो उपग्रह होते हैं, ये जो सैटेलाइट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये पृथ्वी के बाहर इसकी कक्षा में स्थित रहता है। ठीक है ना, ये जो उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी के बाहर रहते हैं और इसकी कक्षा में स्थित रहते हैं। ठीक है ना, वहाँ से हमें जिस स्थान की या किसी घटना की स्थिति की जानकारी लेनी होती है या स्थिति जाननी होती है किसी घटना की या स्थान की, तो उस उपग्रह को क्या किया जाता है, वहाँ सेट किया जाता है। फिर उस उपग्रह को वहाँ पर सेट कर दिया जाता है और फिर फ़ोटो क्लिक करके जो फ़ोटो उसके द्वारा ली जाती हैं, तो ये फ़ोटो क्लिक करके ये जो उपग्रह होता है ये उन फ़ोटो को पृथ्वी पर हमारे जो वैज्ञानिक देख रहे होते हैं, बैठे रहते हैं, उससे प्राप्त होने वाले डाटा को देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो ये सारी जानकारी उन वैज्ञानिकों के पास भेज दी जाती है। तो स्टूडेंट सुदूर संवेदी से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको दी, तो याद रखेंगे आप इसको। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका की हमें पहचान करनी है कि इनमें से प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है। तो ए ऑप्शन है नीली हरी शैवाल की कोशिका, बी ऑप्शन है ब्रेड की फफूंदी की कोशिका, सी ऑप्शन है मानव कपोल कोशिका और डी ऑप्शन है प्याज कोशिका। तो सही ऑप्शन आप टिक कर लीजिए, क्योंकि अब हम आंसर देखेंगे और आप अपना आंसर मिलाइए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो इस स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है नीली हरी शैवाल की कोशिका। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं कि कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को समझने से पहले हम कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। स्टूडेंट जो कोशिका होती है वो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ये याद रखें। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो स्टूडेंट्स वहाँ आप ऑप्शन टिक करेंगे कोशिका सेल। अब क्या है, कोशिका की जो खोज की थी स्टूडेंट्स, कोशिका की खोज का जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था स्टूडेंट्स, जो कोशिका थी उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और जो स्लाइडेन और जो श्वान थी स्टूडेंट्स, स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था स्टूडेंट्स, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था जिसके आधार पर उन्होंने बताया था कि सभी सजीवों का शरीर क्या है स्टूडेंट्स, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। साथ ही साथ ये भी बताया था कि जो सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति है वो पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है या हुई है। तो ये इनका सिद्धांत था जिसके कुछ बिंदु थे। अब स्टूडेंट्स ये और बता दें हम आपको कि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप वहाँ पर आंसर लिख सकते हैं स्लाइडेन तथा श्वान लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कोशिकाओं का स्टूडेंट्स देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से स्टडी करना, विधिवत अध्ययन करना स्टूडेंट्स कहलाता है कोशिका विज्ञान। उसको कोशिका विज्ञान बोला जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन करना कोशिका विज्ञान, या जिसे कहा जाता है स्टूडेंट्स साइटोलॉजी, इसको साइटोलॉजी भी बोला जाता है। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं, या उसको स्टूडेंट्स उसको कहा जाता है कोशिका जैविकी, कोशिका जैविकी।
कोशिका जैविकी भी कहा जाता है उसको। ठीक है, कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी, या इसको बोला जाता है सेल बायोलॉजी, इसको सेल बायोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, इसको सेल बायोलॉजी भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब कोशिका भी दो प्रकार की होती है। पहली कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, पहली कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, सुविकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं और स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, और इसमें पाए जाने वाले जो अल्प विकसित केंद्रक होता है उस केंद्रक को केंद्रकाव कहा जाता है स्टूडेंट्स, केंद्रकाव। ठीक है, इसमें जो पाए जाने वाले जो अल्प विकसित केंद्रक होता है उसको केंद्रकाव कहा जाता है। सॉरी, केंद्रकाव को मैं दोबारा लिख दूं, सही नहीं लिखा है, केंद्रकाव, इसको केंद्रकाव कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनमें जो कोशिकांग होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें जो कोशिकांग होते हैं तो इन कोशिकांगों के चारों ओर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की जा रही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो भी कोशिकांग होते हैं, वैसे तो अल्प विकसित कोशिकांग होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके चारों ओर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस प्रकार की जो कोशिका होती है वो जीवाणु में पाई जाती है, नील हरित शैवाल में पाई जाती है। नील हरित जो शैवाल होते हैं उनमें ये पाई जाती है। ठीक है, याद रखें प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब दूसरी ये होती है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है कि यूकैरियोटिक कोशिका में देखा जाए तो संगठित केंद्रक पाया जाता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, और इनकी कोशिका के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उन सेल ऑर्गेनेल्स के चारों ओर क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स? झिल्ली पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो सुविकसित कोशिका होती है, तो याद रखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है गोल्जी, सी ऑप्शन है अंतःद्रव्य जालिका, और डी ऑप्शन है केंद्रक। तो अपना सही आंसर आप टिक कर लें कि कौन सा जो कोशिकांग है उससे राइबोसोम जुड़ा होता है। तो हम आंसर की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आंसर देखते हैं क्या इसका सही आंसर। इसका आंसर स्टूडेंट्स अंतःप्रद्रव्य जालिका। चूँकि अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है तो इस कोशिकांग से स्टूडेंट्स राइबोसोम जुड़ा होता है। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। याद रखें कि राइबोसोम का भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए आपसे कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम उसका सही आंसर है। राइबोसोम आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर राइबोसोम जो है उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में जान लेते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका को स्टूडेंट्स इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक है, याद रखें। और ये क्या करता है, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, ये राइबोसोम को क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सतह प्रदान करता है। ये राइबोसोम के निर्माण के लिए या संश्लेषण के लिए सतह प्रदान करता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है स्टूडेंट्स वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी RER और दूसरी होती है SER। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाए जाएं, राइबोसोम्स पाए जाएं, तो उसको कहा जाता है स्टूडेंट्स RER। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाएं उसको बोला जाता है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब आते हैं इसकी खोज के बारे में चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कि जो इसकी जो खोज का श्रेय जाता है और इसका जो नामकरण का जो श्रेय जाता है स्टूडेंट्स वो जाता है पोर्टर को। पोर्टर याद रखें। पोर्टर को इसका श्रेय जाता है क्योंकि इन्होंने इसकी खोज की थी और इन्होंने इसका नामकरण किया था। ठीक है, तो याद रखें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है,
ठीक है। इसे झिल्लियों का तंत्र भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसको झिल्लियों का तंत्र, इसको बोला जाता है, झिल्लियों का तंत्र भी बोला जाता है। इसको सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसको सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, झिल्लियों का तंत्र भी बोला जाता है। स्टूडेंट इसको याद रखें, क्वेश्चन का भी आपसे पूछ लिया जाए कि झिल्लियों का तंत्र किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जरूर टिक करें। ठीक है ना। साथ ही साथ ये क्या होता है, जो अंतःप्रदेशित जालिका होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ईआर होती है, ये ईआर क्या करती है, ये इसको अंतःकंकाल भी बोला जाता है। याद रखें, इसको अंतःकंकाल, इसको अंतःकंकाल भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये कोशिका के अंदर, कोशिका को क्या करती है, कोशिका के अंदर रहकर उसको यांत्रिक सहारा, उसको मैकेनिकल पावर कह सकते हैं, या यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, इसलिए इसको अंतःकंकाल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती हैं। अस्थि और उपास्थि क्या होती हैं स्टूडेंट्स, तो उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ए कंकाल संयोजी ऊतक, बी पेशीय ऊतक, सी तरल संयोजी ऊतक, डी उचित संयोजी ऊतक। तो इसका सही आंसर देखते हैं अब हम, क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स कंकाल संयोजी ऊतक। तो अस्थि की बात कर लेते हैं हम। तो अस्थि होती क्या है स्टूडेंट्स, अस्थि देखा जाए तो अस्थियां जो हड्डियां होती हैं वो रीढ़धारी, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़धारी जीवों का कहें वह कठोर अंग होता है स्टूडेंट्स, जो अंतःकंकाल का निर्माण करता है या निर्माण करती है। ठीक है। याद रखें कि जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, ये जो रीढ़धारी जीवों का वह अंग है या कठोर अंग है, जो क्या करता है, जो अंतःकंकाल का निर्माण करता है या करती है। यह शरीर को चलाने में, जो हड्डियां होती हैं स्टूडेंट्स, ये शरीर को चलाने में, सहारा देने में और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने में क्या करती है स्टूडेंट्स, सहायता करती हैं अस्थियां। अब बात कर लेते हैं कि वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो जब वयस्क जो मानव होता है उसके शरीर में स्टूडेंट्स, याद रखें क्वेश्चन बनकर क्या जाता है, तो उसके शरीर के अंदर, एक वयस्क मानव के शरीर के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती हैं। जबकि वहीं अगर हम एक शिशु की बात करें, एक बच्चे की बात करें, तो उसमें स्टूडेंट्स 270 से 300 के आसपास, 270 से 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती हैं एक शिशु के शरीर के अंदर। ठीक है। तो ये तो हुआ अस्थि से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका उपास्थि से रिलेटेड। उपास्थि क्या है स्टूडेंट्स, ये मानव शरीर और जो दूसरे अन्य प्राणी होते हैं उनमें पाए जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। ये क्या है स्टूडेंट्स, एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये संयोजी ऊतक है। ठीक है, कौन, उपास्थि स्टूडेंट्स। उपास्थि एक संयोजी ऊतक है, ठीक है ना, लचीला संयोजी ऊतक है। उपास्थि की संरचना अगर देखी जाए तो उपास्थि की संरचना के आधार पर या उसके अनुसार देखा जाए तो ये कॉलेजन के बने होते हैं। जो उपास्थि होते हैं ये कॉलेजन के बने होते हैं। ठीक है, याद रखें। ठीक है ना। अब ये जो उपास्थि होती है, जो उपास्थि होती है ये पाई जाती है आपके नाक की हड्डी में, आपको मिलेगी ये नाक की हड्डी में पाई जाती है, ये कान की हड्डी में पाई जाती है, कान में जो रहती है हड्डी उसमें पाई जाती है। साथ ही साथ जो हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वहाँ पर क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स, उपास्थि पाई जाती है, उपास्थि से बने होते हैं। तो याद रखेंगे जो भी मैंने जानकारी आपको दी है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम, कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान विनिमय निम्न में होता है। मतलब कहाँ पर होता है जो गैसों का आदान प्रदान होता है स्टूडेंट्स, वो कहाँ पर होता है। ए ऑप्शन है फेफड़ों तथा वायु कोष्ठका में होता है, बी श्वसन नली तथा कंकाल में होता है, सी वायु कोष्ठका तथा कंठ में होता है, और डी कंठ तथा फेफड़ों में होता है। तो सही आंसर आप टिक कर लें स्टूडेंट्स। क्या है सही आंसर इसका, तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स फेफड़ों तथा वायु कोष्ठका में देखा जाए तो जो श्वसन के दौरान जो गैस हम लेते हैं तो वो गैस हमारे फेफड़ों और फेफड़ों के बाद वायु कोष्ठकाओं में भर जाती है, और वहाँ पर फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वहाँ पर एक्सचेंज होता है, और श्वसन के दौरान हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से बाहर निकाल देते हैं। तो जो भी एक्सचेंज हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है O2 और CO2 का, तो ये जो O2 और जो CO2 का जो एक्सचेंज हो रहा है वो फेफड़ों तथा वायु कोष्ठकाओं में होता है। तो याद रखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं कहलाते हैं। यानी कि ऐसा समूह जो समान कोशिकाओं से बना हुआ हो और उनके कुछ विशेष कार्य हों तो उनको क्या कहते हैं हम। तो ए ऑप्शन है अंग कहते हैं क्या उनको,
बी अंग प्रणाली बोलते हैं उसको, सी ऊतक बोलते हैं, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। क्या सही आंसर है? तो सही आंसर स्टूडेंट्स इसका ऊतक। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ऊतक। कि समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य होते हैं उनको स्टूडेंट्स ऊतक कहा जाता है या ऊतक कहलाते हैं। अब ऊतक के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं अब हम, कि ऊतक जो है वो किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी क्या होती है, उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य को करती हैं। ठीक है ना। ऊतक जो है वो किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह होते हैं, ऐसे कोशिकाओं के समूह होते हैं जिनकी उत्पत्ति तो समान होती है, समान होने के साथ साथ वो एक विशेष कार्य को भी करते हैं। ठीक है ना। अब क्या होती है, जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं, और ऊतक जो होते हैं वो समान संरचना वाले होते हैं और समान कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। तो याद रखें कि ऊतक किनको कहा जाता है। ठीक है। जो ऊतक होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है। और जो ऊतक होते हैं वो समान संरचना होती है उनकी, और साथ साथ उनके जो कार्य होते हैं वो विशेष होते हैं, कुछ विशेष कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब ऊतक का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ऊतक के अध्ययन करने की विज्ञान की शाखा को स्टूडेंट्स ऊतक विज्ञान कहा जाता है। जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम ऊतक का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, तो विज्ञान की उस शाखा को ऊतक विज्ञान कहा जाता है, या उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। उसको हिस्टोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है। उसको हिस्टोलॉजी भी बोला जाता है, याद रखें। ठीक है। तो ये ऊतक के बारे में जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम, कि बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक परिस्थिति आवश्यक नहीं है। ए ऑप्शन है उर्वरक, बी ऑप्शन है धूप, सी ऑप्शन है वायु, और डी ऑप्शन है नमी। इन चारों में से कौन सा एक जो कारक है जिसकी आवश्यकता नहीं है बीजों के अंकुरण के लिए। तो हम आंसर देखते हैं, आप भी अपना आंसर टिक कर लें स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है उर्वरक। कि बीजों के अंकुरण के लिए उर्वरक है जो उसकी आवश्यकता नहीं होती है, बाकी की धूप, वायु और नमी की आवश्यकता होती है किसी भी बीज के अंकुरण के लिए। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए स्टूडेंट्स। साथ ही साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहेगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।